हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। पिछली वीडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी सिंपैथोमाइमेटिक की, सिंपैथोलाइटिक की, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक की। तो जो बिल्कुल ही प्रीवियस वीडियो हमने खत्म की थी उसमें हमने किया था पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। पैरासिम्पैथोलाइटिक्स को दो तरीके से हमने किया था, एंटी मस्कर्निक रिसेप्टर और एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर। अब मस्कर्निक रिसेप्टर के भी दो टाइप थे। कैसे? मस्कर्निक रिसेप्टर के थे आपके 5 टाइप और निकोटिनिक रिसेप्टर के थे आपके 2 टाइप, एन टाइप और एन टाइप। जो एन टाइप को ब्लॉक करे उन्हें हम क्या बोलते थे? गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। और वो आपका हो चुका था पिछले लेक्चर में। जो सेकंड पार्ट रहता था वो आपका कौन सा था? एम ब्लॉकर, यानी कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर को जो ब्लॉक करे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को। अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है आपके सिलेबस में 3rd यूनिट में, बी फार्मा 4th सेम। तो कंटिन्यू करते हैं हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर को, जो एम टाइप ऑफ रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। किसका टाइप है ये? निकोटिनिक रिसेप्टर का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, जो न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक करेगा, और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सबसे पहली बात ये न्यूरोमस्कुलर, तो न्यूरॉन जो इंपल्स लेके आ रही है वो मोटर न्यूरॉन्स कहाँ तक? मसल तक लेके आ रहे हैं। तो मसल और न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है दैट इज एम जंक्शन, वहां पे प्रेजेंट होते हैं आपके एम रिसेप्टर, वहां पे ब्लॉक करेगा। और एक्शन किसका अफेक्ट होगा? स्केलेटल मसल का। तो इसलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इट ब्लॉक, क्या ब्लॉक करेगा? न्यूरॉन मसल इंटरेक्शन। ठीक है, तो न्यूरॉन है और मसल के बीच में इंटरेक्शन है। देखो ये आपका न्यूरॉन आ रहा था, ये आपका न्यूरॉन है, इसका नेक्स्ट न्यूरॉन है। इस तरीके से आती हैं आपकी न्यूरॉन्स, और यहाँ पे प्रेजेंट हो आपका इफेक्टर सेल, और वो आपकी इफेक्टर सेल यहाँ पे रहेगी मसल। तो मसल के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा रिसेप्टर एम टाइप, और यहाँ पे क्या होता है? आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बाइंड करता है आपके एनएम रिसेप्टर पर, अपना एक्शन शो करता है। वो तो था आपका एसिटाइलकोलिन। अब हमने क्या करना है? इसको ब्लॉक करना है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करना है। इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर या फिर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले फिजियोलॉजी समझ लेते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन आपकी डिटेल में नहीं बताई हुई है मैंने, ये आपको लिया हुआ पिछली वीडियो से, जिसमें हमने जिस तरीके से पिछली वीडियो में समझा था। ठीक है, मोटर नर्व इंपल्स, यानी कि मोटर नर्व्स आ रही हैं, उसके बाद क्या होगा? आपका न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा। और वो कौन सा था न्यूरोट्रांसमीटर? आपका एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन ने क्या किया? बाइंड किया न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे। उसके बाद क्या हो रहा था? क्योंकि जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, मैंने आपको बताया था निकोटिनिक और मस्कर्निक में डिफरेंस। मस्कर्निक आपका जीपीसीआर टाइप था, इसलिए वो साइक्लिक एमपी या फिर कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज कराएगा। जबकि ये आपके आइनोट्रोपिक थे, निकोटिनिक आइनोट्रोपिक थे, तो ये आयन चैनल को रेगुलेट करते थे। तो यहाँ पे किस चैनल को ओपन करता है? ये ओपन करता है कैटायनिक चैनल को, और कैटायनिक चैनल स्पेसिफिकली सोडियम चैनल को। सोडियम चैनल को ओपन करेगा तो सोडियम चैनल के अंदर एंट्री होगी, और उसे हम कहेंगे डीपोलराइजेशन कॉज कर रहा है। तो इसलिए जब ये बाइंड करता है एनएम रिसेप्टर से, तो क्या करता है? एसिटाइलकोलिन की बात हो रही है, डीपोलराइजेशन कॉज करता है। ठीक है, और डीपोलराइजेशन से होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्केलेटल मसल। हमारे स्केलेटल मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब हमें इस फिजियोलॉजी को अफेक्ट करना है, यानी कि स्केलेटल मसल को हमें रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना। तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो क्या हो कि हम क्या करें? इसका एंटागोनाइस्ट यूज कर ले। जैसे डीपोलराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन ना होने दे, यानी कौन से एजेंट यूज करें? नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट। बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे तो कर सकते हैं, आपको समझ में भी आती है ये बात। दूसरा ये क्या कह रहा है कि हम डीपोलराइजिंग एजेंट देकर भी कर सकते हैं। समझने वाली बात ये है, आपके मन में डाउट आ सकता है कि जब हम नॉन डीपोलराइजेशन से कर रहे हैं, ठीक है, हम डीपोलराइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो नॉन डीपोलराइजेशन का तो समझ आ गया, तो डीपोलराइजेशन कैसे कर रहा है? वो तो इस जो प्रोसेस है हमारी, इसी को आगे फेवर करेगा। तो इसको समझने के लिए हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। दो तरीके की क्लासिफिकेशन है, पेरिफेरल एक्टिंग एंड सेंट्रल एक्टिंग। जो सेंट्रली एक्ट करे और पेरिफेरली एक्ट करे। सेंट्रल एक्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ पे इस यूनिट में, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है जो आपकी 3rd यूनिट है, उसमें आप पढ़ोगे सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेडेशन कॉज करता है सेंट्रल एक्टिंग। अभी बात करते हैं पेरिफेरल एक्टिंग में। 2 टाइप से इसको डिवाइड किया हुआ है, डीपोलराइजेशन एजेंट एंड नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग के आपके एग्जांपल है सक्सिनाइल कोलिन एंड डेकामेथोनियम। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सक्सिनाइल कोलिन है, क्योंकि ये जो एग्जाम में पूछा जाता है या एमसीक्यूज में पूछा जाता है वो आपका जनरली सक्सिनाइल कोलिन होता है। और नॉन डीपोलराइजिंग में आपका डीटीसी, डी ट्यूबरकुलिन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो नॉन डीपोलराइजिंग आपको 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग। नाम से समझ गए होंगे आप, लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है जो ज्यादा समय तक काम कर पाए, इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट टाइम तक अपना काम एक्शन परफॉर्म कर पाए, और शॉर्ट आपका बहुत कम समय के लिए अपना एक्शन परफॉर्म करता है। लॉन्ग एक्टिंग में आपके एग्जांपल हो गए डीटीसी, यानी कि डी ट्यूबरकुलिन, पैनक्यूरोनियम एंड डॉक्साक्यूरेनियम। इंटरमीडिएट में आ गया आपका एट्राक्यूनियम एंड वीक्यूरोनियम। ऐसे शॉर्ट में आ गया आपका मीवाक्यूरियम। ठीक है, ये जनरल क्लासिफिकेशन है, आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट कौन सी आपकी सक्सिनाइल कोलिन और डीटीसी के, इनके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और जनरली एग्जाम्पल भी इन्हीं के दिए जाते हैं। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन डिपोलराइजिंग की, है ना। डिपोलराइजेशन से क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी स्केलेटल मसल पे, हमें इसी को प्रिवेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट देंगे, डिपोलराइजेशन देगा। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट दिया, क्या करेगा, डीटीसी का एग्जांपल लिया इसने नॉन डिपोलराइजेशन से, डीटीसी एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का एज ए एंटागोनिस्ट काम करता है ये, ठीक है भाई। वो एगोनिस्ट था एसिटाइल कोलिन, ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा, हो गया हमारा काम। एंटीकोलिनेस्टेज यूज टू रिवर्स द एक्शन, ठीक है, जब रिलैक्सेशन हो रही है, ठीक है, रिलैक्सेशन हो गया हमारी, अब रिवर्सिबल की भी तो जरूरत पड़ेगी इसे, क्योंकि ये क्या होता है हमारा एंटागोनिस्ट होता है, तो हमें रिवर्स अगर करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे, हम एंटीकोलिनेस्टेज दे देंगे। अच्छा कैसे देंगे, देखो इसको समझो, एंटीकोलिनेस्टेज करता है क्या, सबसे पहले पढ़ो कि देखो कि कोलिनेस्टेज क्या करता है। तो कोलिनेस्टेज एंजाइम करता क्या है, एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म कराता है, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता है, एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, एंटागोनिस्ट है ये, ठीक है, हमने क्या दिया, एंटागोनिस्ट दे दिया, तो क्या होगा हमारा रिलैक्सेशन हो गया। अब हमें उसे रिवर्स करना है, यानी कि जो रिलैक्सेशन है उसे कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एसिटाइल कोलिन की, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ही तो कर रहा था आपका डिपोलराइजेशन, एसिटाइल कोलिन की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, एंटीकोलिनेस्टेज दे देंगे, एंटीकोलिनेस्टेज, यानी कि एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड ही नहीं होने देंगे, तो इसलिए एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी और इसका एक्शन जो है रिवर्स हो जाता है, ठीक है। वही इसने बताया, एनएम रिसेप्टर है, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन एगोनिस्ट का काम करता है, और डीटीसी यानी कि डी ट्यूबरकुलिन एंटागोनिस्ट का। रिलैक्स करना है तो हम डीटीसी देंगे, और अगर उसे हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एसिटाइल कोलिन दे देंगे। बिल्कुल इजी, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिपोलराइजिंग एजेंट की, कि डिपोलराइजिंग एजेंट किस तरीके से काम करते हैं, बल्कि वो तो आपका कॉन्ट्रैक्शन करा रहा था, तो ये रिएक्शन कैसे कराएगा, इसमें समझिए। पहली बात तो ये क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, सक्सिनाइल कोलिन इसका एग्जांपल है। इट इज कम्पिटिटिव एनालॉग ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये कम्पिटिटिव तरीके से काम करता है, एनालॉग है किसका, एसिटाइल कोलिन का, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है एसिटाइल कोलिन के साथ, और एसिटाइल कोलिन की जो बाइंडिंग साइट है वहां पे आके ये बाइंड कर जाएगा। अब एसिटाइल कोलिन जब बाइंड करता था तो अपना एक्शन परफॉर्म करता था, लेकिन ये क्या करेगा, अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन यहाँ पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, देखो यहाँ पे बाइंड होना था किसको, एसिटाइल कोलिन को, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा सिमिलर है, एसिटाइल कोलिन के जैसा है, ठीक है। लेकिन ये क्या किया, एसिटाइल कोलिन के साथ बाइंड नहीं किया, जो इसका रिसेप्टर था, यहाँ पे आ गया आपका सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। अब ये कह रहा है उसके जैसा है तो उसके जैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, यानी कि डिपोलराइजेशन ये कोज कर देगा। चलो इसको यहाँ से देखते हैं, डिपोलराइजेशन कोज करेगा तो क्या होगा, इसने किया डिपोलराइजेशन कोज, फिर आप कहोगे सर ये तो वही होगा ना, ये तो कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, इसके बाद डिपोलराइजेशन हुआ। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होता था यहाँ पे, तो एसिटाइल कोलिन ज्यादा टाइम तक अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता था, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोलिनेस्टेज इन अवर ब्लड। कोलिनेस्टेज एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर होने की वजह से क्या करता था, एसिटाइल कोलिन टूट जाता था, ब्रेक डाउन हो जाता था, कोलिनेस्टेज एंजाइम कर देता था। अब सक्सिनाइल कोलिन के ऊपर कोलिनेस्टेज एंजाइम का एक्शन होगा ही नहीं, इसका कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि सक्सिनाइल कोलिन है, कोलिनेस्टेज के ऊपर इसका कोई कोलिनेस्टेज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। और ये जो डिपोलराइजेशन है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि हम कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड डिपोलराइजेशन, और वो क्या करा देगा, प्रोलॉन्ग्ड डिपोलराइजेशन आपका पैरालिसिस कोज करा देगा। देखो मैंने लिखा हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड डिपोलराइजेशन क्या कोज कराएगा, पैरालिसिस कोज कराएगा, यानी कि हम कह सकते हैं डीसेंसिटाइजेशन हो गया हमारी मसल की, और हमारा मसल ओवर एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, पैरालाइज होगा। तो उसका एक्शन परफॉर्म हुआ ना, मतलब कि उसका एक्शन जो था ब्लॉक हो गया ना एक तरीके से, हमें यही तो करना था। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। देखो जनरली क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एनएम रिसेप्टर पे बाइंड होता है, डीपोलराइजेशन होता है और मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन से हम अपनी बॉडी के जितने भी हमारे डे टू डे लाइफ के जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, चलना फिरना, बॉडी मूवमेंट करना, है ना, हैंड मूवमेंट, फेस मूवमेंट, जो भी हम सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जनरली होता है, लेकिन हमें क्या करना है, मसल को रिलैक्स करना है, स्केलेटल मसल को रिलैक्स करना है, तो हमें इस फंक्शन को होने से रोकना होगा, यानी कि डिपोलराइजेशन को रोकना होगा। इसलिए हम क्या देते हैं, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट। वो क्या करेगा, इस एक्शन को एंटागोनाइज कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन की जगह आपका रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब बात थी डिपोलराइजिंग एजेंट से कैसे काम करता है, तो मैंने बताया कि डिपोलराइजिंग एजेंट में जैसे आपका एग्जाम्पल है सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन बिल्कुल एज इट इज होता है आपके एसिटाइल कोलिन के जैसा स्ट्रक्चरली, लेकिन एसिटाइल कोलिन जब अपना फंक्शन परफॉर्म करता है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, कोलिनेस्टेज एंजाइम एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोक देता है, क्योंकि उस एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करा देता है, तो फंक्शन रुक जाता है। लेकिन सक्सिनाइल कोलिन के ऊपर कोलिनेस्टेज एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इस वजह से क्या होगा, उसका एक्शन चलता रहेगा और डिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, जिस वजह से पैरालिसिस हो जाएगी, आपकी जो मसल्स हैं डिसेंसिटाइज हो जाएंगी, तो हम कह सकते हैं उनका फंक्शन ब्लॉक हो गया, ठीक है। इस तरीके से काम करते हैं। और कुछ जनरल बातें देख लेते हैं इसके बारे में। डीटीसी ऑल्सो कॉज हिस्टामिन रिलीज। डीटीसी जो है, डी ट्यूबरकुलिन, आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा तो हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, और दूसरा ब्रोंकियोस्पाज्म, लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर कंस्ट्रिक्शन कॉज करा देगा, एयरवे के अंदर रेस्ट्रिक्शन कराएगा आपका।
उसके बाद इसने बात की रिवर्सिबल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। ठीक है, आप न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक तो कर दिया, अब इसको रिवर्स कैसे करोगे? तो मैंने बताया ना एंटीकोलिनेस्टेरेज देते हैं, अगर एंटीकोलिनेस्टेरेज देते हैं तो इसका इफेक्ट रिवर्स हो जाता है, यानी कि फिर से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ने लगती है प्रोसेस। और वो क्या दे सकते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेज के अंदर? आपने पिछली वीडियो में अंदर हमने इसका एग्जाम्पल पढ़े थे, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज के एग्जाम्पल क्या थे आपके? एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन, पायरोडोस्टिग्मिन, रिवास्टिग्मिन, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल थे? एंटीकोलिनेस्टेरेज के। ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, अगर हम नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट को एंटीबायोटिक्स के साथ देते हैं तो एंटीबायोटिक्स क्या करेगा? इसके इफेक्ट को बढ़ा देगा, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट को बढ़ा देगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका इफेक्ट जो है पोटेंशिएट होगा। अगर हम थायराइड के साथ दे रहे हैं वो भी इसके इफेक्ट को बढ़ाता है। थायराइड क्या कॉज करते हैं? हाइपोकैलेमिया, क्योंकि बॉडी से पोटेशियम यूरिन के साथ ज़्यादा निकल जाता है। पोटेशियम की कमी होने की वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा? इसका जो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट है इसका एक्शन बढ़ जाएगा, पोटेंशिएट हो जाएगा। दूसरा, नॉन डिपोलराइजेशन एजेंट को जो हम देते हैं एनेस्थीसिया के साथ, तब भी इसका एक्शन जो है पोटेंशिएट होगा। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया भी तो वही करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी कॉन्शियसनेस उसे डिले करते हैं या डिसेंसिटाइज करते हैं। तो एनेस्थीसिया भी नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट को क्या करेगा? बढ़ाएगा, उसके एक्शन को बढ़ाएगा, यानी कि इसका जो इफेक्ट है वो रिलैक्सेंट इफेक्ट है वो बढ़ेगा। यानी कि ड्रग इंटरेक्शन में इन तीनों की वजह से, आइदर इट इज एंटीबायोटिक्स, थायराइड्स और एनेस्थीसिया, ये तीनों ही नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट के एक्शन को बढ़ाएंगे। और इसका एक्शन क्या था? रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्सेशन प्रोसेस को बढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अच्छा, इसके बारे में आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताना चाहूँगा मैं आपको। क्यूरारे टर्म आपने बहुत सुनी होगी। क्यूरारे टर्म क्या होती है? तो क्यूरारे टर्म एंशिएंट टाइम में सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोगों ने दी थी एंशिएंट टाइम में क्यूरारे टर्म। क्यूरारे अब दी किसको गई थी ये टर्म? ये टर्म दी गई थी कि उस एक पॉइजन लाइक ड्रग जो थी। अच्छा, कैसे करती थी वो? क्या करते थे वो? बहुत सारी ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्लांट्स होते थे, उससे पॉइजन को एक्सट्रैक्ट आउट करते थे, क्योंकि ये सारी की सारी ड्रग्स हमारी एल्कलॉइड हैं। तो एल्कलॉइडल ड्रग्स को वो क्या करते थे? एक्सट्रैक्ट आउट करते थे प्लांट्स से, उसका पेस्ट बनाते थे, और पेस्ट बनाने के बाद उसे क्या करते थे? एरो से, तीर के साथ लगा देते थे, जो हंटिंग के लिए यूज करते थे ना तीर, तो उसके एरो के ऊपर वो लगा देते थे उसे। उसके बाद वो हंटिंग करते थे। अब चाहे वो किसी एनिमल को लोगे, किसी ह्यूमन बीइंग को लोगे, उसकी बॉडी में जाके ये क्या करता था? स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन कॉज कर देता था। ठीक है, तो वो पैरालाइज हो जाता था, वो चल फिर नहीं पाता था, तो उस टाइम पे उनके लिए हंटिंग ईजी होती थी। कहाँ होता था ये? सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, एंशिएंट टाइम में, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा क्यूरारे पॉइजनिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे भी इसकी वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई थी। आई होप आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी, कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।